हेलो फ्रेंड्स, जहां पर वीडियो छोड़ा था पिछला वहीं से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग बॉन्ड्स को बैंक अकाउंट से कंपेयर कर रहे थे, तुलना कर रहे थे बंद पत्रों की। तो हमने क्या देखा था कि प्रतिस्पर्धी बोली से जो बंद पत्र है, जो बॉन्ड से प्रतिस्पर्धी बोली, मतलब लोग बोलेंगे अरे मुझे 100 की जगह 102 में दे दो, 102 की जगह 104 में दे दो। हम लोगों ने देखा था कि हमारे में 109 रुपए 0.297 ऐसा कुछ, ये वो अमाउंट है जितना आपको बैंक अकाउंट में रखना पड़ता अगर आपको बॉन्ड चाहिए ऐसा जो आपको हर साल के अंत में 10 रुपए और दूसरे साल के अंत में 110 रुपए दे रहा है, तो इतना पैसा होना चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव बिडिंग क्या होती है कि आप जो भी अल्टरनेटिव्स है वो देखते हो और दूसरा अल्टरनेटिव आपको इतना रुपए में वो चीज दे पा रहा है और बॉन्ड आपको 100 में दे रहा है, तो अपने आप ही बॉन्ड का जो प्राइस है बढ़ करके इतना हो जाएगा। यही चीज लिखी हुई है, इसको बोलेंगे क्या, प्रतिस्पर्धी बोली। बोली लगाते हैं ना, उससे बंद पत्र यानी बॉन्ड के उपयुक्त अंकित मूल्य की तुलना में बाजार मूल्य में तब तक वृद्धि होती रहेगी जब तक कि बंद पत्र वर्तमान मूल्य यानी कि जो प्रेजेंट मूल्य है, प्रेजेंट वैल्यू है, उसके बराबर ना हो जाए। प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग पीवी लिखते हैं और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फाइनेंस में, जो आप लोग हायर एजुकेशन में जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, यदि कीमत वर्तमान मूल्य से अधिक होगी, क्या होगी, अगर वर्तमान मूल्य से अधिक होगी, जैसे मान लीजिए 109 रुपए आपको बैंक अकाउंट में रखना पड़ता, लेकिन जो बॉन्ड है उसकी कीमत हो रही है 120 रुपए, तो लोग सोचेंगे यार इससे अच्छा तो 109 रुपए बैंक में रख दो तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा, 120 रुपए का बॉन्ड खरीदने का क्या फायदा है। तो बॉन्ड प्राइस जो है, सारे लोग अपना बॉन्ड बेचना स्टार्ट करेंगे क्योंकि बॉन्ड में तो नुकसान हो रहा है, बॉन्ड कोई खरीदेगा नहीं, तो बॉन्ड की डिमांड कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड प्राइस गिरता चला जाएगा। अल्टीमेटली अगर ज्यादा प्राइस है तो भी इसी पे आकर के एडजस्ट करेगा, अगर कम प्राइस है जैसा कि हमारे उदाहरण में था तो भी इसी पर आकर के एडजस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि यदि कीमत वर्तमान मूल्य से अधिक होगी, वर्तमान मूल्य क्या है, ये आपको वर्तमान मूल्य निकल करके आया किसका, बॉन्ड का। ठीक, अच्छा, तो बंद पत्र बचत बैंक खाते की अपेक्षा कम आकर्षक होगा। कब, जब 120 रुपए का है और लोग बंद पत्र से छुटकारा पाना चाहेंगे। बंद पत्र की आपूर्ति की अधिपूर्ति होगी। आपूर्ति की अधिपूर्ति का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा सप्लाई होगी। सप्लाई मतलब आपूर्ति, अधिपूर्ति मतलब एक्सेस, तो एक्सेस सप्लाई होगी। जब कोई भी चीज एक्सेस सप्लाई हो रही होती है ना, तो उसका प्राइस गिर जाता है। आपको क्रिकेट गेंद चाहिए, ठीक है, क्रिकेट बॉल आती है अभी मान लीजिए 50 रुपए की। अब ऐसा कुछ हुआ कि कोई खेती करने लगा और खेती में ऐसा हो रहा है, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि गेंद उग रही है, सारे लोगों ने खेत कर रखी, मतलब क्रिकेट बॉल उगाने की खेती कर दी, तो इतनी ज्यादा क्रिकेट बॉल आ गई, अब कोई क्रिकेट बॉल खरीद ही नहीं रहा है, तो वो 50 रुपए वाली क्रिकेट बॉल आपको 5 रुपए में भी मिलने लगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तो होता क्या है कि अगर कोई भी चीज एक्सेस सप्लाई में है तो क्या हो जाता है, बंद पत्र की कीमत पर नीचे की ओर दबाव होने लग जाता है, जो इसे बंद पत्र के वर्तमान मूल्य यानी कि पीवी तक वापस खींच लाएगा। तो वही आपको यहाँ पर भी 109 रुपए में यहीं पर वापस लौट होमवर्क करके आ जाएगा। ठीक, अच्छा, तो क्या इसे समझ में आया कि स्पष्ट ये हो रहा है, स्पर्धी परिसंपत्ति बाजार में, स्पर्धी परिसंपत्ति बाजार को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिटिव एसेट मार्केट। मतलब क्या हुआ, एसेट्स क्या क्या होते हैं, परिसंपत्तियां, जमीन रख सकते हो आप, बॉन्ड्स रख सकते हो आप, मुद्रा रख सकते हो आप, हीरे जवाहरात रख सकते हो आप, सोना चांदी रख सकते हो, जो भी है। तो ये सारी तरह की वो चीजें हैं जहां पर आप अपनी संपत्ति को रख सकते हो जिस जिस फॉर्म में। और हम लोगों ने सिंप्लिसिटी के लिए दो ही तरीके माने थे, एक तो बॉन्ड, एक तो मुद्रा। अब अगर कॉम्पिटिटिव है यानी कि हर तरह की संपत्ति आपको लगभग एक जैसा रिटर्न देगी, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में, संतुलन की स्थिति में जो बंद पत्र की कीमत है ना, वो अपने वर्तमान मूल्य के बराबर ही होगी। अगर आपने प्राइस ज्यादा किया तो एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, प्राइस कम किया तो बॉन्ड्स की एक्सेस डिमांड हो जाएगी, घूम फिर करके आप इक्विलिब्रियम पर आ जाओगे और इक्विलिब्रियम पर जो वैल्यू निकल करके आ जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक, हरी बात समझ में, ये प्राइस ऑफ बॉन्ड्स है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी ग्राफ हम लोग देख सकते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और क्या हुआ, मान लीजिए कि ब्याज की बाजार दर में 5% से बढ़कर 6% हो जाती है। अभी तक समझो, जब हम लोग इतना डिटेल में बात करते हैं ना, तो कई बार ये भूल जाते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे। पढ़ ये रहे थे, 2-3 वीडियोस पहले से याद करो कि हम लोग मनी सप्लाई और मनी डिमांड की बात कर रहे थे। मनी सप्लाई को हम लोग उतना डिटेल में नहीं देखेंगे, बहुत ब्रीफ में बात की जाएगी। मनी डिमांड को हम लोगों ने समझा कि 2 वजह से मनी की डिमांड लोग करते हैं। एक तो आपको लेन देन करना है
और लेन देन करने में आपको क्या लिक्विडिटी चाहिए होती है। लेकिन आप अगर अपने पास बहुत ज्यादा पैसा रखोगे तो आपको बैंक में जो इंटरेस्ट मिल सकता था वो नहीं मिलेगा, तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है अपने पास मुद्रा रखने की। लेकिन आपके पास भी कुछ पैसा होना चाहिए, वो कुछ पैसा लेन देन की वजह से होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोल देते थे ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। लेन देन की वजह से मुद्रा की जो मांग है। दूसरी मुद्रा की मांग होती है स्पेकुलेशन की वजह से, कि इंटरेस्ट रेट कम जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो मुझे इस संपत्ति को खरीदना चाहिए या इस तरह की के ऑप्शन में अपना पैसा लगाना चाहिए, मुझे इन्वेस्ट कहां करना चाहिए। तो वो इन्वेस्ट कहां करना चाहिए इसी को हम लोग स्पेकुलेशन बोल देते हैं। और इसलिए सीधे सट्टा बोलना ठीक नहीं है। आपकी क्या आशाएं हैं, आपको क्या प्रत्याशित होने वाला है, ऐसा क्या लगता है, उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो उस हिसाब में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने भी ये देखा कि अगर आपको बॉन्ड्स में आप पैसे लगा रहे थे, जो हमने उदाहरण ले रखा था, वो आपको काफी सस्ता मिल रहा था। बैंक में पैसा रखना अच्छा निवेश ऑप्शन नहीं था, क्यों, वो 100 रुपए में मिल रहा है और बैंक में आपको उतना ही रिटर्न चाहने के लिए 109 रुपए से ज्यादा रखना पड़ रहा था। तो हम लोगों ने देखा कि अल्टीमेटली अगर कॉम्पिटिटिव एसेट मार्केट है तो बॉन्ड प्राइस भी 109 रुपए पर आ जाएगा। इतनी बात हम लोगों ने की है। लेकिन वो 109 रुपए जो निकल करके आया था, वो कहां से निकल करके आया था? वो निकल के आया था कि हम लोगों ने बाजार जो दर मान ली थी ब्याज की, वो 5% मान ली थी। कहां से आया था 109 आया था, 10 को आपने 1.05 से भाग दिया था और 110 को आपने 1.05 के स्क्वायर से भाग दिया था, तब आपको ये वैल्यू मिली थी। जो आप 109.297 की जो बात कर रहे हो बार बार, वो क्यों, कहां से आया? वो आया यहां से कि हमने एक अजम्पशन ले लिया था कि हमारी जो ब्याज दर है वो 5% है। 5% का मतलब क्या हुआ, 0.05, इसलिए ये हमें नंबर मिला। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि अगर आपकी ब्याज दर 5% से बढ़कर 6% हो जाए तो क्या होगा? तो आप समझ लो इस बार क्या हो रहा है कि बैंक ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है। पहले 5% ही दे रही थी, अब 6% दे रही है। तो ऐसे सोचो जरा कि अगर हमें 1 साल के अंत में 10 रुपए और 2 साल के अंत में 110 रुपए मिले, तो इस बार शायद ऐसा कुछ करना होगा कि हमें उतना पैसा नहीं रखना पड़ेगा जितना हमें पहली बार रखना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि इस बार बैंक ज्यादा ब्याज दे रही है और ऐसा ही कुछ होता भी है। इस बार क्या हो जाएगा, आप 10 को 1.06 से डिवाइड करोगे और 110 को 1.06 के स्क्वायर से डिवाइड करोगे और आपको वो संख्या मिल जाएगी जितना अमाउंट आपको बैंक में रखना पड़ेगा, ताकि ये अमाउंट भी आपको बॉन्ड के तुल्य 1 साल के बाद 10 रुपए और 2 साल के बाद 110 रुपए दे। देखो 1 साल बाद जो 10 रुपए की वैल्यू है ना, वो 2 साल बाद के 10 रुपए की वैल्यू से अलग है। क्यों? क्योंकि 2 साल बाद जो 10 रुपए आपको मिल रहा है, उसमें आप 1 साल बाद अगर आपको 10 रुपए मिला होता तो आपको उस पर इंटरेस्ट और मिल जाता है ना। तो जितना जल्दी पैसा मिलता है उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू होती है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे सीधे सीधे इंटरेस्ट रेट को भी समझोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं हर कभी भी कि आपको 120 रुपए मिले ना, 120 थोड़ी है। 1 साल बाद 10 रुपए और 2 साल बाद 110 रुपए। और वास्तव में ये दोनों ही हमारी इंटरेस्ट रेट बता रही थी। जब 5% इंटरेस्ट रेट थी, वो बता रही थी कि वास्तव में आपको 1 साल बाद 10 रुपए मिले, 2 साल बाद 110 रुपए मिले, तो वो आज के 109 रुपए के बराबर है। 109.297। तो आज का इतना रुपए और 1 साल के बाद इतना प्लस 2 साल बाद इतना, ये सारी चीजें बराबर हैं। समझ रहे हो? मतलब आज का 109 रुपए 109.297 ये बराबर है एग्जैक्टली 1 साल बाद के 10 रुपए और 2 साल बाद के 110 के बराबर। कब? जब आपकी इंटरेस्ट रेट 5% है। अब हमने इंटरेस्ट रेट को 6% कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा? अब देखो समझो, यहां पर क्या हो जाएगा कि ये चीज हमें समझाती है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ती है बॉन्ड प्राइसेस कम होते जाते हैं। क्यों होते जाते हैं? इस बार हम लोगों ने जब इसको 1.06 के स्क्वायर से डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू क्या आती है वो निकाल करके देख लेते हैं। देखिए मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखता हूं। 10 इज डिवाइडेड बाई 1.06 प्लस 110 इज डिवाइडेड बाई 1.06 स्क्वायर, तो ये अमाउंट निकल करके आ जाता है 107.3335 ऐसा करके कुछ आ रहा है। तो पहले मुझे 109 रुपए रखना पड़ रहा था बैंक में, अब सिर्फ 107 रुपए रखना पड़ेगा। ठीक है, यही आइडिया तो मुझे लगा था एग्जैक्टली क्या होगा, बट अभी क्या है, जो भी आपको आइडिया ऐसे लग गया कि कम रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली कितना कम रखना पड़ेगा वो यहां पर कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक, अगर कैलकुलेशन ठीक ही की होगी, कैलकुलेटर में है, तो क्या हुआ, बंद पत्र की कीमत और ब्याज की बाजार दर में प्रतिलोम संबंध होता है। हमें ये चीज समझ में आ गई।
यानी कि इंटरेस्ट रेट ऊपर तो बॉन्ड प्राइसेस नीचे, इंटरेस्ट रेट नीचे तो बॉन्ड प्राइसेस ऊपर। ये चीज समझ में आई, इसके लिए हम लोगों ने इतनी सारी कैलकुलेशन और ये सारी चीजें की। अच्छा, तो अभी समझते हैं अपना वही कंटिन्यूएशन में बढ़ते हैं आगे। क्या हो रहा है, सट्टा उद्देश्य प्रयोजन, प्रत्याशित प्रयोजन की जो बात की थी अलग अलग लोगों की। अब मैंने आपको पहले तो बता दिया था कि 5% इंटरेस्ट रेट है, फिर आपको बता दिया 6% है। भविष्य में इंटरेस्ट रेट क्या होगी इसको लेकर के लोग अलग अलग विचारधारा रखते हैं। कोई सोचता है यार इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, कोई सोचता है घटेगा, कोई सोचता है कि 2% बढ़ जाएगा, कोई सोचता नहीं 1% बढ़ेगा, कोई सोचता नहीं आधी % बढ़ेगा। तो अलग अलग तरह की लोगों की अपेक्षाएं होती हैं। लोगों के पास, हर इंसान के पास अपनी अलग अलग इंफॉर्मेशन है और अलग अलग इंफॉर्मेशन पर सारे लोगों के एनालिसिस भी अलग अलग है। आप सारे लोगों को एक ही बात बताओ तब भी लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट करेंगे। तो इंफॉर्मेशन अगर एक ही हो, पहली बात तो सारे लोगों के पास इंफॉर्मेशन एक नहीं है। जो लोग फाइनेंशियल वर्ल्ड में काम करते हैं वो ज्यादा इन्फॉर्म्ड हैं। कुछ लोग हैं जिनको फाइनेंशियल लिटरेसी, बैंक से पैसा निकालने या एटीएम से पैसा निकालना भी नहीं आता, वो अलग तरह से सोचते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि आपने एक ही जानकारी दे दी उसके बाद भी सारे लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि लोग अलग अलग तरह की आशाएं रखते हैं, उनकी अलग अलग तरह की एक्सपेक्टेशन होती है। भिन्न भिन्न लोगों की अपनी निजी सूचना के आधार पर ब्याज की बाजार दर में भविष्य में होने वाले संचलन के संबंध में, कि भविष्य में क्या होगा उसके संबंध में आशाएं भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक, इसी वजह से क्या हो जाता है, यदि आप सोचते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि ब्याज की बाजार दर अंततः 8% वार्षिक ब्याज पर स्थिर होगी, और अभी हम लोगों ने कितना मान रखा था 5%, फिर 6% करके हम लोगों ने एक उदाहरण समझने की कोशिश की थी, लेकिन आपको लगता है कि यार 8% हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट बहुत कम चल रहा है इकोनॉमी में, 8% तो हो ही जाएगा, तो आपको क्या समझ में आएगा कि बॉन्ड प्राइस गिरने वाला है, तो आप अपना बॉन्ड बेचना स्टार्ट कर दोगे। अगर आपके पास बॉन्ड रखा हुआ है, क्यों, तो आप अभी की 5% दर को लेकर ये मानने लगेंगे कि ये बहुत कम है और इसीलिए धारणी नहीं, धारणी मतलब ये सस्टेनेबल नहीं है भाई, 5% चल नहीं पाएगा, 8% करना ही पड़ेगा, 8% इंटरेस्ट रेट हो ही जाएगा। ये आपने माना, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक, इसके कोई लिखत पढ़त की बात नहीं है, आपके अपने रीजन है, आपकी अपनी इंफॉर्मेशन है, आपकी अपनी एनालिसिस है, लेकिन आपको ऐसा लगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लग गया तो आपको क्या समझ में आ जाएगा, आप ब्याज दर में वृद्धि के बारे में आशा करेंगे और परिणामतः बंद पत्र की कीमत गिर जाने की। आपको लगेगा कि भाई बॉन्ड प्राइस तो गिरेगा, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। और इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है, ये आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन है, आपकी अपनी एनालिसिस है, आपकी अपनी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड। आगे बात समझ में, अब समझना। तो हुआ क्या, ऐसा लगने लगा। अब अगर पूरी इकोनॉमी में ऐसा लगने लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, यदि आप एक बंद पत्र धारक है, आपके पास बॉन्ड है, आप बॉन्ड होल्डर है, तो बंद पत्र की कीमत में कमी का अर्थ हो जाएगा कि आपको कैपिटल लॉस होगा। क्या अर्थ होगा, कैपिटल गेन होता है। आपने जमीन खरीदी, जमीन की कीमत बहुत बढ़ गई, तो वो जो लाभ आपको मिला उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन्स। आपने जमीन खरीदी, जमीन की कीमत गिर गई तो कैपिटल लॉस हुआ। इसी तरह से आपने बॉन्ड खरीदा और बॉन्ड की कीमत गिरने लगी। अब क्यों गिरने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि गिरने वाली है, क्यों, क्योंकि आपको लग रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप, इसका अर्थ हो जाएगा कि आपको हानि होगी अगर आप बॉन्ड रखे रहे तो। ठीक उसी तरह जैसे आपके द्वारा धारण की गई संपत्ति के मूल्य में अकस्मात कोई मान लीजिए बाजार में कमी हो जाए, पहले जमीन वहां पर 50,000 रुपए स्क्वायर फीट चल रही थी, अब वो 5,000 रुपए स्क्वायर फीट हो गई, तो अचानक से क्या हो गया, आपको नुकसान हो जाएगा। में मूल्य ह्रास के कारण आपको हानि होती है। तो जैसे संपत्ति है वैसे आपके लिए बॉन्ड है, ठीक है, जैसे भू संपत्ति है वैसे बॉन्ड है, क्योंकि हम लोगों ने संपत्तियों को अलग अलग तरह से रखने की तो बात की थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो बॉन्ड प्राइस आपका गिर रहा है, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे तो लॉस हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप उसको बेच दोगे। बंद पत्र की कीमत में गिरावट से हुई इस हानि को बंद पत्र धारी की पूंजी हानि कहते हैं, ठीक है, कैपिटल लॉस कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप अपने बंद पत्र को बेचने का प्रयास करेंगे और उसके बदले मुद्रा धारण करने को वरीयता देंगे। तो यहां पर क्या हो जा रहा है, हमारी जो पूरी कहानी थी घूम फिर करके अब उस पॉइंट पर आई जो हम बताना चाह रहे थे कि ऐसी स्थिति में आप कहोगे कि मुझे बॉन्ड नहीं रखना, मुझे मुद्रा चाहिए। तो मुद्रा की डिमांड कहां से आई कि आपको बॉन्ड नहीं रखना। अगर संपत्ति रखने के बाकी स्वरूप हैं, भू संपत्ति है, कार है, बॉन्ड्स है, वो सारे अच्छे नहीं दिख रहे हैं आपको, तो आप सोचोगे कि मुद्रा रख लो। अगर वो अच्छे रख रहे हैं तो मुद्रा नहीं रखोगे। तो मुद्रा की मांग को प्रभावित करने वाला ये भी एक कारक है, इसी को हम लोग बोलते हैं द स्पेकुलेटिव मोटिव। क्या बोलते हैं, स्पेकुलेशन आप करते हो, ठीक। अच्छा, अतः ब्याज की दर और बंद पत्र की कीमत में भविष्य में होने वाले संचलन के संबंध में कि क्या ब्याज की दर होगी और बॉन्ड प्राइसेस क्या होगा, उस हिसाब से प्रत्याशित परिवर्तन के कारण भी मुद्रा की मांग की जाती है, ठीक है। आप क्या करते हो, मुद्रा की मांग करते हो, इससे मुद्रा की प्रत्याशित प्रयोजन हेतु मांग कहते हैं। क्या कहते हैं, मुद्रा की प्रत्याशित प्रयोजन हेतु। कभी कभी इसको सट्टा प्रयोजन भी बोलते हैं, जैसा कि हमारी किताब में लिखा हुआ है, लेकिन अच्छा शब्द है, इंग्लिश में सीख लो, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। ये सारे
ये एक्चुअली मीनिंग ज्यादा अच्छे से कन्वे करता है। ठीक है, देखो इकोनॉमिक्स जैसे विषयों का क्या हुआ है ना कि पूरा डेवलपमेंट नॉर्मली बहुत रिसेंट है, और यूएसए जैसे कंट्रीज में हुआ है, वेस्टर्न यूरोप में भी हुआ है। तो इंडियन इकोनॉमिक्स ने भी जो काम किया है वो इंग्लिश में ही किया है। अमर सेन साहब हैं, भगवती साहब हैं, ये सारे लोग हैं, बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स है। रघुराम राजन साहब हैं, कौशिक बसु साहब हैं, ये सारे लोग भी इंग्लिश में ही पढ़ते आए हैं। तो जो कुछ डेवलपमेंट हो रहा है इसका इंग्लिश में होता है। हम लोग हिंदी में ट्रांसलेशन करने के टाइम पर खुद से नए शब्दों को लेकर के आने की कोशिश करते हैं, जो कभी कभी अननेसेसरी क्लिष्ट बना देता है, कठिन बना देता है सब्जेक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी समझोगे तो आपको बात ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।